नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव एक और वीडियो लेकर के आया हूँ आपके सामने। हम आदिकालीन अन्य रचनाओं की बात पहले हम कर चुके हैं। जैसे राउरवेल है, प्राकृतिक पेंगलम है, वसंत विलास है, अ, अ, संदेश रासक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है। तो इन आदिकालीन अन्य रचनाओं की हम बात कर चुके थे। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ ढोला मारूरा दूहा। ये लौकिक काव्य है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने इसमें दी है। शायद ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा। तो मैंने सभी का इसमें फैक्ट का कलेक्शन किया है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, उदय कला क्लासेज को। और ऑल वाला जो बटन है उसको प्रेस करें, जिससे ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। ढोला मारूरा दूहा। अब देखिए, ढोला मारूरा। अब ढोला है जो यहाँ पर जो नायक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको नायक है जो ढोला। मारू जो मारवणी है, और रा का मतलब होता है राजस्थानी में का, और दूहा मतलब दोहा। कि डोला और मारवणी का दोहा, लौकिक काव्य कहते हैं इसको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस पहला पॉइंट है, इस रचना के रचनाकार कल्लोल ओबलिक कुशललाभ हैं। विकल्प में कल्लोल न होने पर कुशललाभ होगा। पहले फर्स्ट रचनाकार हम पहले प्रेफरेंस देंगे हम कल्लोल को। अगर वो नहीं है ऑप्शन में तो हम कुशललाभ, क्योंकि इन्होंने इनके पदों को संकलित किया था, इसलिए सेकंड ऑप्शन पे हम किसको मानेंगे, कुशललाभ को। अगर ये विकल्प में नहीं है तो हम किसको मानेंगे, इसको। अगर दोनों हैं तो किसको मानेंगे, कल्लोल को। ठीक है, क्योंकि ये जो रचना है इसमें एक दोहा मिलता है। ये मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है, दोहा। कि कल्लोल क्यों इसके रचनाकार माने जाते हैं, कि गाहा गूढ़ा गीत गुण उक्ति कथा उलोल चतुर तणा चित रिजवण कहिए कवि कल्लोल। तो इस तरीके से इसका रचनाकार हम कल्लोल मानते हैं। सेकंड पॉइंट है, यह 11वीं सदी की रचना है। ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी ये 11वीं सदी की रचना है। अब देखिए, पात्र हैं इसके ढोला, जो नायक है इसका, जिसका मूल नाम साले कुमार है, जो कछवा वंश के नरवर नरवर है, जो वो जयपुर के आसपास का क्षेत्र एक पड़ता है, वहाँ पर है। तो कछवा वंश भी जयपुर में ही हुआ था। तो नरवर है, जगह है। वहाँ के जो राजा थे नल, उनका पुत्र था साले कुमार। ठीक है, नायिका है। और ये नायिका है मारवणी, या उसका नाम मारू भी कहते थे उसको। ये पूगल यानी जंगल जो प्रदेश है, बीकानेर जंगल क्षेत्र है, बीकानेर वाले क्षेत्र को कहते हैं। तो वहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है पूगल। पूगल देश के जो परवार राजा थे पिंगल, पिंगल उनकी पुत्री थी ये मारवणी। और एक ये नायक है डोला, ये नायक हो गया। ये नायिका है मारवणी, और ये क्या है, उपनायिका। इसको हम कहते हैं उपनायिका, कह सकते हैं इसको मालवणी को। देखिए, अब क्योंकि वो पूछ सकता है कि नायिका कौन है, मालवणी भी दे सकता है, मारवणी भी दे सकता है। तो देखिए, मारू में मार रे आ रहा है, रे। मारू में भी रे आ रहा है, उधर भी मार में भी रे आ रहा है, लेकिन ये मालवणी है। ठीक है, तो मालवणी ये मालवा की राजकुमारी थी। तो एक छोटी सी कहानी है, मैं बता देता हूँ आपको। जो ये जो ढोला थे साले कुमार, इनका जो विवाह है वो मारवणी के साथ हुआ था। उस टाइम पे साले कुमार जो ढोला थे उनकी आयु 3 वर्ष थी, और जो मारवणी थी उनकी आयु 1.5 वर्ष थी। ठीक है, तो इसका जो साले कुमार जो हैं, इनका जो विवाह है वो पूगल देश के जो राजा थे पिंगल, उनकी पुत्री मारवणी के साथ हो गया था। तो क्या हुआ था कि ये 1.5 साल की थी, इसलिए ये ज़्यादा छोटी थी, इसलिए इसको नरवर यानी वापस ढोला के साथ नहीं भेजा गया। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए, उधर ढोला बड़ा होता गया, उधर मारवणी बड़ी होती गई। तो जो मारवणी थी वो उसको जो बचपन की बातें थी, शादी थी, वो याद थी, लेकिन जो ढोला था वो भूल चुका था। तो ढोला की दूसरी शादी हो गई थी। ढोला की दूसरी शादी हो, मतलब एक तरीके उसके लिए तो पहली ही थी, तो मालवणी के साथ उसका विवाह हो गया था, और वो सब कुछ पहला भूल चुका था। तो क्या हुआ कि जो मारवणी है, मारवणी उसके उसके जो घर वाले हैं, उन्होंने मारवणी को ले जाने के लिए नरवर देश के जो राजा थे
उनके पास पत्र भेजा कि हमारी लड़की को आप ले जाइए, वो बड़ी हो चुकी है, एक तरीके से जो गौना होता है उसको कराने के लिए उसको पत्र भेजा। तो क्या हुआ, जो ये मालवणी थी इसको पता चल चुका था कि ढोला का विवाह पहले किसी मारवणी नाम की रानी के साथ, राजकुमारी के साथ हो चुका है। ठीक है, तो वो बहुत सुंदर थी, मारवाणी बहुत सुंदर थी, तो ये इससे ईर्ष्या भी करती थी एक तरीके से, जो जेलस होती है, सोती है ढा की तरह से, तो ये जलती थी। तो जो भी वहाँ से जो पिंगल देश है यहाँ से जो भी पत्र आता था यहाँ ढोला के पास, तो ये जो मारवाणी थी वो उन सबको रास्ते में ही जो व्यक्ति लेकर के आता था उनको मरवा देती थी। तो ये पहुंचने ही नहीं देती थी। तो काफ़ी परेशान हो गए मारवणी के घर वाले कि कोई जवाब कैसे नहीं आ रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, जो मारवणी थी, मारवणी उसको सपने में ढोला दिखाई दिया, तो वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गई। तो उसने अपनी माँ से कहा, तो उसकी माँ ने जो पिंगल देश के जो पूगल देश के जो राजा थे पिंगल, उनसे कहा कि कुछ कीजिए कि वहाँ पर कुछ जैसे ढोला और जो साले कुमार है वो हमारी बेटी को लेकर के जाएं। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ अलग करते हैं, क्योंकि वो जो मालवणी है वो मरवा देती है सारे संदेशवाहक को। तो उन्होंने क्या किया, एक ढाडी ढाडी या ढोली कहते हैं उसको, जनजाति मतलब जाति होती है, सॉरी जनजाति नहीं जाति होती है, जो गा बजा करके और मांगती है, मांगने का काम करती है। तो उसको बुलाया, उसके माध्यम से संदेश भेजने का प्लान उन्होंने बनाया। तो जो मारवणी है, मारवणी, इसने क्या किया, जो मारू राग है, मारू मारू राग में दोहे लिख करके दिए इसको और ढाडी को या ढोली को, और उससे कहा कि तो मैंने ढोला को जा कर के सुना देना। तो वो वहाँ से चल देता है। उसने कहा कि अगर मैं जीवित रहा तो ढोला को ज़रूर लेकर के आऊँगा, अगर नहीं जीवित नहीं रहा तो मैं वहीं रह जाऊँगा। तो वो पहुँच गया वहाँ पर। अब क्या है, वो रात में जैसे ही वहाँ ढोला के जो महल था वहाँ पर जा कर के गाने गाने लगा, मल्हार राग में उन दोहों को गाने लगा। तो उन दोहों में जो मारवणी है उसका नाम सुन करके जो ढोला है, ढोला को सारी चीज़ें अपने बचपन की याद आने लगी और वो विचलित हो गया। और सुबह उसने पूरी रात वो उसके दोहे सुने। तो सुबह उसने उससे पूरी सारी बातें पूछी, तो उसने सारी बातें उसको बताई। तो तुरंत ही वो वहाँ चलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मालवणी जो थी उसने उसको जाने नहीं दिया। तो जैसे करके वो उससे छूट करके और एक ऊँट पर सवार होकर के और मारवणी को लेने के लिए पहुँच गया। तो वहाँ जा कर के दोनों का मिलन हुआ, मिलाप हुआ, काफ़ी थोड़े दिन वो वहाँ पर रहे। तो वहाँ पर जब वो वापस उसको ले कर के आ रहा था रास्ते में, तो एक रास्ते में कोई एक जगह पर रुके थे। तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर कोई उधर के पश्चिमी राजस्थान में पीवड़ा नामक एक सांप होता है, वो व्यक्ति की सांसों को खींच लेता है, उसका मतलब जान ले लेता है सांसों के साथ खींच करके। तो पीवड़ा सांप ने उसकी जान ले ली मारवणी की। तो ऐसा कहा जाता है कि शिव जी और पार्वती वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने उसको दोबारा से जीवित किया था। तो वहाँ से जब वो लेके चलता तो एक उमरा 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 सुमरा नाम का एक व्यक्ति होता है, जो उसको ढोला को यानी साले कुमार को मारने का षड्यंत्र रचता है, लेकिन वो वहाँ से भी बच करके निकल जाते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों का मिलन होता है। तो एक कहानी थी जो जिसको मैंने बताया आपके लिए। तो ये कहानी ये मिलती है। तो हम आगे पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है, इस रचना का विस्तार जैन कवि कुशललाभ, जैसा कि था, एक जगह 1473 ईस्वी मिलता है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, कुछ पद जोड़ करके इसका विस्तार किया था। इसलिए जो ये है जो नागरी प्रचारणी सभा से जो प्रकाशित हुआ है, ये जो इसकी जो प्रति है उसमें क्या मिलता है, 1618 संवत मिलता है। जो है संवत का मतलब, अगर इसमें हमें 57 वर्ष कम करेंगे तो 1561 ईस्वी आएगा। तो 1561 ईस्वी ऐसा मिलता है कि कुशललाभ ने इन पदों को जोड़कर इसका विस्तार किया था। ठीक है, तो कहीं कहीं 1473 भी मिलता है, लेकिन ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है क्योंकि इनकी तिथियों में काफ़ी विवाद रहा है, इसलिए हम इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। पाँच पॉइंट है, इस रचना के मूल रचनाकार करलोली माने जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। छठा पॉइंट है, ये लोक भाषा यानी राजस्थानी में रचित लौकिक काव्य है। लौकिक, लोक प्लस एक, जो लोक से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर लौकिक काव्य को भी मैंने व्याख्यायित किया है। सातवां पॉइंट है, लौकिक साहित्य का अर्थ।
लौकिक साहित्य का अभिप्राय उस साहित्य से है जो लोक संवेदनाओं या उनकी भावनाओं से जन्म लेकर या उपज कर उन भावनाओं का संवर्धन व प्रकटीकरण करता है। साथ ही वह लोक जीवन से अविच्छिन्न मतलब अलग नहीं होना रहकर लोक का कंठहार बना रहता है, कि उनके कंठ में बसा रहता है लोगों के में। और इसके संरक्षण का दायित्व भी लोक पर ही होता है। लोक में ही उसको गाया जाता है और लोक ही उसका, लोक में रहने वाले लोग ही, जनमानस ही उसका क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, लौकिक साहित्य का अर्थ उस साहित्य से जो लौकिक विषयों यानी श्रृंगार, प्रेम और नीति आदि पर आधारित होता है, उसको भी लौकिक साहित्य कहते हैं, उसकी श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा पॉइंट है आदिकाल में वीर गाथा जो प्रधान रचनाओं से हटकर जो स्वच्छंद रूप से लौकिक विषयों पर लिखे गए ग्रंथ थे, उनको इसके अंतर्गत रखा जाएगा, मतलब लौकिक काव्य के अंतर्गत हम रखेंगे वीर गाथा प्रधान रचनाओं से हटकर। चौथा पॉइंट है राज्याश्रित, जो राज्य के आश्रय में रह करके जो रचनाएं लिखी जाती थी राजाओं के आश्रय में। धर्माश्रित, जो धर्म को आश्रय धर्म के आश्रय में रह करके, जैसे सिद्धनाथ जैन इन लोगों ने लिखी थी। उस साहित्य से भिन्न लोक जीवन से संबंधित, यहाँ पर लोक लिखा हुआ है, लोक जीवन से संबंधित जो श्रृंगारिक रचनाएं लिखी गई उन्हें लौकिक साहित्य की श्रेणी में रखते हैं। तो ये लौकिक साहित्य के बारे में मैंने जानकारी दी थी आपको थोड़ी सी, ये भी आपको याद रखना है, पता होना चाहिए। आठवां पॉइंट है, इस रचना को राजस्थान में जन जन का कंठहार कहते हैं। कंठहार मतलब कंठ का हार है एक तरीके से, जैसे कंठ में हार हमेशा रहता है उसी तरीके से कंठों, लोगों के कंठों में बसी हुई रचना है। ठीक है, लोग जनमानस के कंठ में बसी हुई है। नवा पॉइंट है, एक लोकप्रिय काव्य जो राजस्थान में बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, ढोला मारू की कहानी है जो ये प्रेम कहानी, ये बहुत ही फेमस है राजस्थान में। 10वां पॉइंट है, राजस्थान में ढोला व मारू को प्रेम के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है राजस्थान में, कि जो प्रेम की अगर बात होती है तो हम ढोला मारू को सबसे पहले राजस्थान में याद करते हैं कि वो प्रेम के प्रतीक थे, दोनों सिंबल थे। इस रचना में मारवाणी का विरह दिखाया गया है, क्योंकि मारवाणी थी वो ढोला से प्रेम करती है लेकिन वो उससे मिल नहीं पाती है, बाद में वो मिलती है तो उसका विरह है, विरह वियोग में वो तड़पती रहती है, जलती रहती है, बार बार संदेशा भेजती है, लेकिन जो मालवणी है वो उन संदेशवाहकों को मरवा देती है, तो उसका विरह है। 12वां पॉइंट, इस रचना में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है, क्योंकि वो वियोग में जलती रहती है, उससे मिलन नहीं होता है उसके प्रियतम का। 13वां है, संदेश रासक और विसल देव की तरह यह भी एक विरह काव्य है, क्योंकि ये इसमें भी राजमती का विरह दिखाया है, इसमें संदेश रासक में भी वो जो अपने जो प्रियतम उससे संदेश रासक में भी वो नहीं मिल पाती, वो खंबा चला जाता है, तो इस तरीके से ये भी क्या एक विरह काव्य है, विरह में वो तड़पती है मारवणी। 14वां पॉइंट है, ढोला मारूरा दूहा में परंपरागत 12 मासा का वर्णन नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है कि परंपरागत जैसे महीनों के वाइज जैसे जो 12 मासा चलता है उस तरीके से, जैसे नागमत उसमें पद्मावत में मिलता है 12 मासा, ऐसे नहीं, इसमें केवल पावस ऋतु का वर्णन है। पावस ऋतु जो कहते हैं, हम किसको कहते हैं, पावस ऋतु, वर्षा ऋतु को कहते हैं, पावस ऋतु का वर्णन है। 15, ढोला मारूरा दोहा में मारवाड़ का वास्तविक जीवन प्रतिबिंबित हो चुका है, क्योंकि ये मारवाड़ से संबंधित है इसकी कहानी, तो उसका जो जीवन है वो प्रतिबिंबित, एक प्रतिबिंब की तरह पूरा दिखता है, वहाँ पर साफ साफ दिखता है कि वहाँ का वास्तविक जीवन क्या था। 16वां पॉइंट है, ढोला मारू मारू में राजस्थानी जनजीवन, समाज, प्रकृति, वातावरण, लोकाचार, लोक विश्वासों का जैसा सरस सजीव स्वाभाविक चित्रण उभरा है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है, कि सभी को ये संपूर्णता के साथ साथ लेकर के चलता है, जनजीवन को, समाज को, प्रकृति को, वातावरण को, लोकाचार, लोक विश्वास सभी को। 17वां पॉइंट है, ढोला मारू की शैली की दृष्टि से बात करें तो ये लोकगीत की तरह की इसको गाया जाता है। 18वां पॉइंट है, इसमें नारी हृदय की सच्चाई को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है, क्योंकि वो नारी हृदय की सच्चाई को किसकी है, मारवाणी की, वो कि सच्चे हृदय से प्रेम करती है, उसके हृदय में सच्चाई है, वो अपने प्रियतम को भूलती नहीं है, आखिर समय तक वो उसको प्राप्त कर ही लेती है, तो उसका हृदय सच्चा है, और जिसका हृदय सच्चा होता है उसको जो वो चाहता है या चाहती है उसको जरूर मिल जाता है। इसे प्रेम काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मारवाणी और जो ढोला है, मारवाणी है जो ढोला से प्रेम करती है तो उसको प्रेम काव्य भी कहा जाता है, और बाद में वो भी उससे प्रेम करने लगता है। 28वां, इसमें त्रिकोणीय प्रेम को व्यक्त किया गया। त्रिकोणीय प्रेम, त्रिकोणीय प्रेम कहाँ यहाँ पर कि एक तो ढोला है, ठीक है, फिर मारू है और मालवणी है, 3 लोग हैं यहाँ पर,
इसलिए तीनों का क्या है, त्रिकोणीय प्रेम है कि ये मारू इससे प्रेम करती है, ठीक है। ढोला मालवणी से करता है क्योंकि इससे शादी हो जाती है, मालवणी इससे करती है ढोला से, तो ऐसे त्रिकोणीय प्रेम चलता है इसमें, इसको व्यक्त किया गया है। 21वां पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण, इसमें प्रेमी जीवन के नाना घात प्रतिघात का सुंदर चित्रण किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो घात प्रतिघात, तो वैसे तो घात प्रतिघात का अर्थ आक्रमण प्रत्याक्रमण होता है कि एक तरफ से कोई आक्रमण करे फिर दूसरी तरफ से कोई प्रत्याय यानी उसके बदले में आक्रमण करे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि घात यानी एक तरीके से यहाँ पर ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई ऐसा कुछ लड़ाई आक्रमण टाइप नहीं था, लेकिन घात मतलब एक तरफ से जो मारवाड़ी थी वो संदेश भेजती थी, और जो जवाब में जो जो मालवणी थी वो प्रत्याघात में उस संदेशवाहक को समाप्त करवा देती थी। तो इस तरीके से घात प्रतिघात प्रेमी जीवन में चलता रहता है कि क्योंकि इधर मालवणी उससे प्रेम करती थी, उधर मारू भी प्रेम करती थी, तो प्रेमी जीवन के नाना यानी अनेक घात प्रतिघात किसी भी तरीके से कि अब मालवणी तो सोचती थी कि मेरा संदेश पहुंचना चाहिए वहां तक, और जो मालवणी थी वो सोचती थी कि किसी भी तरीके से उसका मारू का संदेश यहाँ तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो ऐसे उन दोनों में घात प्रतिघात चलता रहता था, तो उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। 22वां पॉइंट है, इसके पदों का संपादन श्री राम सिंह, सूर्यकरण पारीक और नरोत्तम स्वामी ने योगदान से नागरी प्रचारणी द्वारा 1934 में किया गया। ये महत्वपूर्ण है, संपादन किया गया तीनों लोगों द्वारा, राम सिंह और सूर्यकरण और नरोत्तम दास स्वामी के द्वारा। नागरिक प्रचारणी से प्रकाशित हुआ था 1934, जिसमें मिलता है कि इसका जो कुशल लाभ उन्होंने पदों का संकलन किया था वो 1561 में किया था, मतलब 1600 जो मिलता है 18 जो संवत मिलता है, ठीक है। इसमें एक दोहा मिलता है, ठीक है। अब दोहा ये मिलता है कि सोरठियो दूहो भलो भली मरवंडरी बात, जोवन छाई घन धन भली तारा छाई रात। अब इसका अर्थ मैं बता देता हूँ कि जो मारवणी है, ये मारवणी मरवण मतलब मारवणी की जो बात है, यानी डोला मारू की जो बात है, जो बाढ़ता है, जो उनकी कथा है, बात मतलब बात या कथा, वो सब कथाओं में ऐसी ही उत्तम है जैसे जैसे एक उदाहरण की उससे समझाया कि जैसे सोरठियो दूहो भलो, कि जो दोहों में दोहा जो होता है उसमें सोरठा भला होता है, ठीक है। और जोवन छाई धन भली, मतलब जो नारियों में, धन कहते हैं नारी को, तो जो यौवनवती जो नारी होती हैं, कि जो नारी होती है उनमें यौवना जो नारी होती है वो उत्तम होती है। और जो तारा छाई रात, की जो और रातों में तारांकित रात्रि उत्तम होती है। कि मारवणी की वार्ता अर्थात डोला मारू की जो कथा है सब कथाओं में ऐसे ही उत्तम है जैसे तीन उदाहरण दिए हैं कि दोहों में तो सोरठा भला होता है, दोहों में सोरठा भला, और नारियों में यौवनवती मतलब यौवन छाई यानी यौवनवती नारी, और रात में मतलब जो तारों से छाई रात उत्तम होती है। उस तरीके से ये जो कथा है वो सब कथाओं में उत्तम है। इस तरीके से ये इसका अर्थ था। तो आप याद रखेंगे इसको थोड़ा सा, जो घात प्रतिघात है इसमें आप ऐसे याद रख लेंगे कि जो मारवणी है एक साइड से मारू ढोल बजा रही है, और प्रतिघात में मालवणी ढोलक बजा रही है, ढोल मतलब ढोला मारूरा दूहा। तो ये प्रश्न पूछते हैं सीधा सीधा कि प्रेमी जीवन के नाना घात प्रतिघात का सुंदर चित्रण किस में किया गया है, तो हम ढोल से याद रखेंगे कि ढोल बजा रही हैं दोनों, ढोल से मतलब ढोला मारूरा दूहा। त्रिकोणीय प्रेम को व्यक्त किया गया है। त्रिकोणीय प्रेम मतलब ढोला मारू और मारवणी तीनों ढोल बजा रहे हैं, तो तीन हो गए त्रिकोणीय प्रेम। और ये सारे पॉइंट हैं इसमें, प्रेम काव्य और ये सारी चीज़ें। तो ये एक वीडियो था मित्रों, बहुत ही आपको पसंद आएगा, सारी जानकारी मैंने इसमें दी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।